क्लास स्टार्ट किया जाए। ओके, लास्ट में कहाँ तक पढ़े थे स्टूडेंट? देखे समरी, कुछ मैं समरी लिखवा रहा था। लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे? कॉमा। ओके, अब बात मत करो भाई, तुम लोग बात बहुत करते हो। मैं अपने ऑफिस में बैठे काम करते रहता हूँ, अभी क्या मैं बात कर रहा हूँ। साउंड का इतना ज़्यादा इंटेंसिटी है कि यहाँ से का आवाज़ वहाँ सुनाई पड़ रहा है, जनरली दीवार से नहीं जाता है जनरली। और तो इतना जो ऐसे आपस में इतना क्या ब्रेक में तो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। हालांकि मैं कितना भी बोलूँगा तो आपस में गॉसिप होगा ही। चलिए कोई बात नहीं है। अब थोड़ा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। जो आपका सेल नोटेशन में कुछ समरी किए हैं उस पर सब पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें दोनों कंपार्टमेंट में चाहे LHE या RH दोनों में हम लोग जिस हाफ सेल का यूज़ किए हैं वो है मेटल एंड इट्स आयन। मेटल एंड इट्स आयन, मेटल एंड इट्स आयन। ये तो खैर बहुत फेमस एग्जांपल है, डेनियल सेल, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल में जो हम लोग यूज़ किए हैं उसमें राइट हैंड साइड का जो हाफ सेल है वो है मेटल और उसका आयन, बट लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो मेरा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब तक C1 और टेम्परेचर के बारे में कंफर्म नहीं रहेंगे तब तक उसको SHE नहीं बोलेंगे, तब तक सिर्फ आपको फ्रीडम मिलता है गैस का नाम से बस। तो इसका एक कौन सा कैटेगरी है? गैस एंड इट्स आयन। गैस एंड इट्स आयन। तो H+ का सोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे पहले से H+ देने वाला इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे, लाइक HCl। H+ का पहले से कोई सोर्स रहेगा ना भाई, तो वहाँ पे H+ के लिए HCl रख सकते हैं, करेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में क्या आपको खास बात लग रहा है? पहला खास बात है कि देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज, और वैसा कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें एनोडिक प्लेट और कैथोडिक प्लेट के लिए कॉमन इलेक्ट्रोलाइट से काम चल जाए तो वो भी एक सॉल्ट ब्रिज नहीं रहने का वजह बन सकता है। और दूसरा वजह कि यहाँ पे जो भी आयन है, यहाँ पे इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मेटल इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट में Ag+ तो प्लेट पे ही रह गया है, वो सॉल्यूशन में Ag+ नहीं आ रहा है। Ag+, यहाँ देखिएगा, Ag+ से सिल्वर कहाँ पे? मेटल पर डिपोजिट हो गया, सॉल्यूशन में नहीं जा रहा है। और इसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए था वो चाहिए था Cl-। इसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए क्या चाहिए? Cl-। और इसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए वो चाहिए H+। HCl अगर ले लेते दोनों काम चल जाएगा। इसके लिए H+ दे देगा और इसके लिए Cl-। बाकी और भी कुछ कंडीशन है, और ऐसा बहुत सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें विदाउट सॉल्ट ब्रिज काम होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम लोग घर में है इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है उसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज होता है, राइट। तो उसमें उसका कैरेक्टर है कि उसमें हम लोग यूज करते रहते हैं लेड, और लेड का सल्फेट
और लेड सल्फेट इनसॉल्युबल रहता है और डिपोजिट होता जाता है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट कॉमन रहता है स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या रहता है? यस। तो उस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन IIT में 10 मार्क्स पूछा हुआ है, 90 से 2000 के बीच में। तो मैं क्वेश्चन लूँगा जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ाते रहूँगा तो, ठीक है। इसका मतलब इसमें लिख दीजिएगा, इन दिस एग्जाम्पल देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज। और एग्जाम्पल लेने के पीछे का वजह है कि हो सकता है कि अगर यहाँ पे अचानक से मिलता तो आपको कन्फ्यूजन होता कि सॉल्ट ब्रिज तो है नहीं। तो बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें सॉल्ट ब्रिज, बिना सॉल्ट ब्रिज का भी काम चल जाएगा। करेक्ट? सॉल्ट ब्रिज नहीं है, दोनों सेम कंटेनर में हो रहा है। डिफरेंट कंटेनर है, सेम कंटेनर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कॉमन है। करेक्ट? तो वो समझ में नहीं आ रहा है डोनाल्ड, तो आप पीछे का पेज में जाइए। अब मेटल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट देखिए तो कैसे हाफ सेल में किया था, उसमें डिटो इसी का एग्जांपल लिया होगा। देखिए तो इसमें कैसे रिएक्शन था, कुछ ऐसा बताया था कि Ag प्लस मेटल पे आके बैठ जाएगा, Cl माइनस सोल्यूशन में जाएगा, राइट। तो Cl, इसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपको चाहिए था? Cl माइनस। कौन सा आयन चाहिए था सोल्यूशन में? Cl माइनस। तो इसको चाहिए Cl माइनस। HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे HCl में से दोनों चीज मिलेगा ना हम लोग को, HCl से H प्लस भी मिलेगा। तो RH के लिए चाहिए Cl माइनस, दिस इज द सोर्स ऑफ Cl माइनस। LH के लिए चाहिए H प्लस। यहाँ देखो भाई, इसके लिए चाहिए H प्लस, HCl से मिलेगा H प्लस। तो क्या एक सिंगल HCl लेने से क्या दोनों जगह का आयंस का काम चल गया है? तो मैं बोल रहा था, ठीक है। और इसको हाफ सेल में दिखाया भी था। फोर्थ एग्जाम्पल, बात नहीं करना है, जो भी बात कीजिएगा बोर्ड पे ले आऊँगा और मैं बन जाऊँगा स्टूडेंट। इसलिए बात करने से पहले 10 बार सोचिए आज के क्लास में। बात करने का मतलब मुझे लगता है कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मास्टर हो। यहाँ देखिएगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Fe2 प्लस का एक्वस है, बन क्या रहा है? Fe3 प्लस। तो दो आयंस और सॉल्यूशन में है तो आयंस का रॉड तो बनाएंगे नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो दो, इफ टू आयंस प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन, तो उस आयन के बीच में और ऑलवेज लेफ्ट से राइट जाना है, तब पता चलेगा क्या हो रहा है। इसको पहले लिखे हैं क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये इसका ऑक्साइड प्रोडक्ट है। करेक्ट? और दोनों Fe2 प्लस और Fe3 प्लस प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन, तो दो आयंस के बीच में कॉमा देते हैं। करेक्ट? यहाँ पे हो गया सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है? सेरियम 4 प्लस। सेरियम 4 प्लस से सेरियम, बोथ आर ऑल्सो प्रेजेंट इन व्हाट? सेम कंटेनर। तो दोनों को जो क्या देंगे? कॉमा, और सब का कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ब्रैकेट में दिखाते रहेंगे, C1, C2, C3 एंड C4। और रॉड का काम कौन करेगा? रॉड का काम प्लेटिनम वायर करेगा। करेक्ट है? दिखा दीजिएगा। हाँ, प्लेटिनम नहीं, प्लेटिनम।
इसका मतलब सेल डायग्राम सबको ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, हो गया है। अब आप लोग एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। मेरे यहाँ जो क्लास सेगमेंट है पिछले 2-3 साल से एक खास वजह से इसको ले रखता हूँ। वो जो आपके पास वही है, उसमें एक स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, शताब्दी। उसका क्लास सेगमेंट मेरे पास गया है, एक 80-20 मार्क्स के हैं। तो उसको देखते हैं कि एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ बच्चों के लिए ना, पर इसको देखिए खुद से एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि मेरे को नहीं भी चाहिए वो भी बनाया हुआ है। दिस इज फॉर कैलिबर। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 से एक मिनट। एग्जाम में अगर बोर्ड में आएगा कंस्ट्रक्ट द सेल
तो पूरा सेल डायग्राम बना देना है। वैल्यू निकालना ही है, साथ में क्या बनाना है, सेल डायग्राम। करेक्ट। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ई नॉट ए जी प्लस से ए जी, ऐसा कौन सा वैल्यू, बोलिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, और एक है ई नॉट जेड एन टू प्लस से जेड एन, ये भी क्या दिया, रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो भाई किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इसका कम है। तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उसको कैथोड बनाएंगे और जिसका कम रहेगा उसको एनोड बनाएंगे। एग्री। इसका मतलब इस हाफ सेल को एनोड बनाना है, 1 मिनट यहाँ देखना है, तो एनोड बनाना है तो ऑक्सीडेशन करवाना है, तो वहाँ पे कैसे रहेगा, Zn से Zn2 प्लस। एंड इफ एक मिनट रुकना है भाई, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेंशन, मतलब इसका 1 m लेना है, दिया हुआ तो नहीं था, इसका मतलब स्टैंडर्ड सेल बनाने के लिए बोला गया है। बीच में सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद Ag प्लस से 1 m सिल्वर, देन बोथ आर द, एक मिनट, बोथ आर दोनों तरफ जो हाफ सेल है वो मेटल एंड आयन का एग्जांपल है। दिस इज, एक मिनट यहाँ देखना है, दिस इज नॉट द केस ऑफ मेटल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, मेटल एंड इट्स आयन, लाइक सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट रहता, लाइक सिल्वर एंड सिल्वर। ये आप हो गया और समझ में आ गया है। और तब ई नॉट सेल के लिए क्या लिखते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू, बोलिए, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 माइनस 0.74, कितना हो जाएगा, 1.54 वोल्ट। इस तरीके से एग्जाम में करके आइएगा, ये भी ड्रॉ करके आना है। सिर्फ वो वैल्यू निकाल के जल्दीबाजी में आएंगे तो कंस्ट्रक्ट द सेल में आपको दिखाना पड़ेगा कि किसको क्या बनाए हैं, और जैसा बनाए हैं उसका डायग्राम ड्रॉ करके भी आएंगे। एग्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वन का क्वेश्चन नंबर 2। कोई कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि आपको इसमें तो मेंशन ही था, फाइंड इट स्टैंडर्ड ईएमएफ, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। नहीं तो वो तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन भी मानेंगे, नहीं तो फिर 1 m मानेंगे, नहीं दिया हुआ है तो। सेकेंड क्वेश्चन, ये समझ में आ गया एवरीवन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ई नॉट सी एल माइनस, यहां देखो भाई AgCl, एक किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। काम इसका हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, काम इसका हो रहा है, बट किसका, AgCl से Ag, ऐसा कितना वैल्यू दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है Rp, इज इट राइट। और उसके बाद ई नॉट H प्लस से H2 0 वोल्ट, ये भी दिया हुआ Rp। बोलो भाई किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और दो हाफ सेल को आपस में मिलाकर फुल सेल बना रहे हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा मेक इट कैथोड। इसका मतलब इसको क्या बनाएंगे, कैथोड, इसको क्या बनाएंगे, एनोड। एंड ड्रॉ द सेल डायग्राम। इसका भी हैबिट डालना है, जिनको 12th बोर्ड का एग्जाम देना है उनके लिए हैबिट भी चाहिए। प्लेटिनम किसको एनोड बनाया जाए, SH को, प्लेटिनम S2 1 ATM, H प्लस कितना M, उसके बाद Cl माइनस कितना M, 1 M, AgCl। दिस इज द कंप्लीट सेल डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। और उसके बाद ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट Rp ऑफ कैथोड, ई नॉट Rp ऑफ एनोड। Rp ऑफ कैथोड 0.22 और माइनस 0, करेक्ट आंसर 0.22 वोल्ट। सही है। क्वेश्चन नंबर 3,
देखिए तो थर्ड बन जाएगा आप लोग से। ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तब मतलब सिंबल के साथ ही इंडिकेटेड रहेगा ना, इसे ना कंपेयर करके हमें निकालना है। हाँ, तब तो कंपेयर ही करना पड़ेगा। इस टाइप क्वेश्चन में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेल कंपेयर कर रहे हैं। इसको हटाएं। बोले फर्स्ट का थर्ड में किसको कैथोड किसको एनोड बनाएं? कॉपर और इट्स आयन का कैथोड बना दिया जाए और कैडमियम और उसका आयन को एनोड बना दिया जाए। और जिसको जो बनाइएगा उसका वही रिएक्शन करना है। जिसको एनोड बना रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन सोचेंगे। इसका मतलब इसका रिएक्शन है कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस 1m सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 प्लस से कॉपर। तो यहाँ पे कैडमियम का ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे कॉपर आयन का रिडक्शन होगा। करेक्ट है। और ई नोट सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे एवरीवन? ई नोट बोला है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। वैल्यू कितना हो जाएगा? अब बढ़िया से मन लगा के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड बनाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड। तो नहीं दिया तो C1 C2 C3 C4 कर दीजिए। फिर आपको डायग्राम ही तो बनाना है। इफ कॉन्सेंट्रेशन नॉट मेंशन और सेल डायग्राम बनाना है, C1 C2 मान लीजिएगा खुद से, क्योंकि ये भी तो नहीं बोला हुआ कि स्टैंडर्ड कंडीशन का डायग्राम बनाना है। यहाँ देखो भाई, सेल डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एनोडिक कंपार्टमेंट में कौन रहेगा और कैथोडिक कंपार्टमेंट में कौन रहेगा। करेक्ट। यहाँ देखना है यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, तो रिडक्शन कौन सा डिपार्टमेंट में कंपार्टमेंट में होता है? मतलब Ag प्लस और Ag कहाँ रहेगा? RH में। अगरे और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन कौन सा कंपार्टमेंट में होता है? हो तो गया। करेक्ट। और एक मिनट, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे है कौन सा हाफ सेल है? गैस एंड इट्स आयन। बोलो भाई। तो प्लेटिनम है ना सही? H2 PATM नहीं दिया तो लिख लेंगे H प्लस C1 सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस C2। ये तो 1 मार्क्स में बोर्ड में आ ही सकता है। कंप्लीट सेल डायग्राम। एक दो टॉपिक को कवर कर लेगा। रेडॉक्स रिएक्शन भी कवर हो गया। यू हैव टू आइडेंटिफाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका। चलिए सेकेंड का सेकेंड बनाइए। और सेकेंड का सेकेंड में सबका कॉपी चेक करूंगा। और जैसे फर्स्ट में एनालाइज करके कौन कहाँ रहेगा, वैसे ही सेकेंड में भी एनालाइज करके कौन कहाँ रहेगा।
मान लीजिए C1 C2 जब आयन है तो मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ, C1 C2 C3 C4 C5 जितना तक आयन है सब ले सकते हैं। और सेल डायग्राम में जो सेल रिएक्शन दिया रहता है वो मोटा मोटी बैलेंस रहता है। इसको आप इसमें मैं आपको 60% मार्क दूंगा। पहला मिस्टेक रॉड निकालना बोर्ड में जो करना है अभी भी 80% पहुंच जाएगी। इसका ड्रॉ हो जाएगा तो बता सकते हैं आपको 50% मिलेगा। आप दोनों जगह रॉड नहीं बनाना है, लेफ्ट में भी रहेगा रॉड तो आयन यहाँ पे कॉमन रहेगा, यहाँ पे कॉमन रहेगा। भाई समरी क्यों लिखवाए थे? कितने गलत है, इसे ड्रॉ कीजिए। आपका 95% सही हो गया है। यहाँ कॉमन रहेगा, ये आयन है। If two ions present in the same solution, between these two ions, then they form a not vertical line. 95%. सबसे पहले कौन किसका एक मिनट कौन किसका कंपार्टमेंट रहेगा उससे यह आइडेंटिफाई इसका ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन होने के बाद बन क्या है, इसका रिडक्शन हो रहा है और उसका रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है, तभी तो हम डिसाइड करें कौन किस कंपार्टमेंट में रहेगा, राइट। डाइक्रोमेट में ऑक्सीजन और साथ रहता है, दोनों ऑक्सीजन अलग रहता है, साथ रहता है। दो आयन के बीच में कॉमन लगेगा और वर्टिकल लाइन तो आयन है ना। क्रोमियम कहाँ है भाई? क्रोमियम 6+ है, क्रोमियम जो 6+ है वो Cr2O7 के फॉर्म में है। इस फॉर्म में Cr2O7 फॉर्म में है, राइट। बाटर एक्वस में आ जाता है, बाटर तो एक्वस बाटर दोनों जगह अलग है। अभी आप 95% पे पहुंचे। अच्छा आप लोग सेल डायग्राम इसका मतलब 1 मिनट पहला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो आप लोग फंस जाओगे, मतलब इसका भी प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब सोचिए कि हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और सबसे बेसिक बात है कि हम लोग अभी सेल डायग्राम नहीं ड्रॉ करने जान रहे हैं, उसी को सीख रहे हैं। तो मेरा जो सीक्वेंस है एकदम बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है, क्योंकि ये भी आएगा आपको एग्जाम में। 2 चीज़ आता है, सेल रिएक्शन देके सेल डायग्राम और सेल डायग्राम देके सेल रिएक्शन लिखने के लिए, करेक्ट है। तो आप सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड में कंप्लीट सेल रिएक्शन में वो जो सेल रिएक्शन है उसमें कौन कौन सा आयन प्रेजेंट था, सिर्फ आयंस का बात कीजिए। आयंस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंप्लीट सेल रिएक्शन को एनालाइज करने का मतलब कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन का एनालाइज करना, राइट।
सेल रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन अलग है या सेम ही हो रहा है? तो Cr2 यहाँ देखो भाई O7 2 माइनस, एक मिनट स्टूडेंट, एक कंप्लीट आयंस है, इसमें क्रोमियम ऑक्सीजन को अलग मत कीजिएगा। क्रोमियम ऑक्सीजन अलग रहेगा या साथ में है? तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है, ब्लंडर हो जाएगा। ब्लंडर वो तो भारी मिस्टेक को बोलते हैं। क्या MnO4 माइनस को हम लोग ऐसे ऑक्सीजन और मैग्नीज को अलग करते हैं? नहीं करते हैं। एक्वस 14H प्लस 6Fe2 प्लस, और माइनॉरिटी ऑब्जर्व की जगह बैलेंस किया हुआ, राइट? 6Fe3 प्लस 2Cr2 प्लस 3 प्लस ना, 3 प्लस अब प्लस 7H2O। यहां से यहां बोले रिडक्शन, तो यहाँ से यहाँ रिडक्शन, तो ए और ए तो रहेगा RH में, कैथोडिक कंपार्टमेंट में, और यहाँ से यहाँ तो ए रहेगा एनोडिक कंपार्टमेंट में। एंड वेयर इज और विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? करेक्ट। H प्लस कहाँ रहेगा? जो 5% का मिस्टेक मैं बोल रहा था, H प्लस का बोल रहा था, और आपको सिखाए थे, यहाँ देखो भाई रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत बढ़िया से लिखवाए थे कि दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम, दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन, इसको अगर मीडियम इसका एसिडिक नहीं बना के रखेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बिहेव, H प्लस कैथोडिक डब्बा में इसके साथ रहेगा। बोलिए हाँ, करेक्ट। समझे कहाँ पे मिस्टेक है? और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थर्ड का सेकेंड में दिया हुआ था। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, नहीं था? चलिए यहां देखा जाए, Fe2 प्लस कॉमा Fe3 प्लस सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद Cr2O7 2 माइनस कॉमा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर दीजिएगा एवरीवन, C3 Cr3 प्लस C4, और अब यहाँ पे डिसाइड करना था कि H प्लस आयन, क्योंकि H प्लस आयन के वजह से ही पूरा सेल, यहाँ देखो भाई ये जो H प्लस आयन है वो आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन का बैलेंस होने के बाद है। तो जब नस्ट इक्वेशन लगाते हैं तो बैलेंस करके लगाते हैं। फॉर अप्लाइंग द नस्ट इक्वेशन, जो ई सेल इक्वल टू था ई नॉट सेल माइनस जितना है जो है 2.33 RT/NF log Q, वो Q क्या है? रिएक्शन क्वेश्चन ऑफ बैलेंस सेल रिएक्शन, अनबैलेंस है बैलेंस्ड, तो बैलेंसिंग की जगह इसका, तो बैलेंसिंग में तो H प्लस आएगा ही आएगा। और सब लोग रिवीजन करके रेडी होंगे। बैलेंसिंग का मेथड चाहे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो यहाँ भी रिक्वायरमेंट होगा बैलेंसिंग का। इज इट राइट? सब लोग टच में है ना बैलेंसिंग का? ओके। तो इस केस में H प्लस कैथोडिक कंपार्टमेंट में डाल के रखेंगे, वजह बिना एसिडिक मीडियम का ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव नहीं करेगा, यही इसमें खास बात था। तो इसका सेल डायग्राम ही अपने आप में खास हो जाएगा स्टूडेंट, समझ में आया? और यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है कि जो आयन H प्लस इज नॉट, H प्लस का ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से सुनना है, और ना ही रिडक्शन हो रहा है, वो सिर्फ मीडियम के लिए है, एसिडिक का बेसिक मीडियम बनाने के लिए है। तो उस जो सिर्फ मीडियम के लिए काम आ रहा है, तो उसको सबसे राइट में कन्वेंशन से तो ही पता चला, यहाँ से यहाँ रिडक्शन, इसको सिर्फ एक किस काम का? सिर्फ मीडियम बनाने का, रेडी करने का। मेरा H प्लस से H2 कहाँ बन रहा है? H प्लस से H2 नहीं बन रहा है भाई। H प्लस में का ऑक्सीजन नंबर कितना? +1। अब बॉटम में भी ऑक्सीजन नंबर, तो H प्लस का कुछ ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है। इज इट H प्लस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका ऑक्सीजन नंबर चेंज होता है। H प्लस का ऑक्सीजन नंबर चेंज वो सिर्फ मीडियम के लिए यहाँ पे है, करेक्ट है? तो दिस इज कंप्लीट सेल डायग्राम।
अब आप लोग एक काम कीजिए, अब उल्टा काम कीजिए। सेल डायग्राम दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेल डायग्राम देखकर सेल रिएक्शन लिखना है। अनबैलेंस या बैलेंस? बैलेंस। अब आपको रेडॉक्स का बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बाकी ड्रॉपर बैच के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर दूंगा। बोर्ड के एग्जाम में जब भी सेल डायग्राम देकर सेल रिएक्शन पूछा जाएगा तो बैलेंस सेल रिएक्शन लिख कर आइएगा, ठीक है, अब प्रॉपर स्टेप में। देखते हो स्टूडेंट, यहाँ तक सही है? बोलिए, +7 से +2 गया था, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? किसमें कितना से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें? इसमें 5 से और इसमें 1 से। और यहाँ तक आते हुए जैसे ही हम लोग OHR अब +RHR करते हैं, 5Fe2 प्लस MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू 5Fe3 प्लस Mn2 प्लस। यहाँ तक आते हुए वो सारा एटम बैलेंस हो जाएगा जिसका ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रहा है। ये तो हो गया, बट ये अभी बैलेंस्ड नहीं है। तो देखिए, जिसका ऑक्सीजन नंबर चेंज पूरा अनबैलेंस इक्वेशन पे आप देखिएगा, मतलब इस सेल डायग्राम में जो जो है कौन कौन था, तो इसको छोड़कर ऑक्सीजन अभी अनबैलेंस है, करेक्ट? तो ऑक्सीजन को अनबैलेंस करने से पहले किसको बैलेंस करते हैं? चार्ज। किसको बैलेंस करते हैं एवरीवन? चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चार्ज का बैलेंसिंग इज द थर्ड लास्ट स्टेप था, करेक्ट? और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग मीडियम का देखते हैं, और मीडियम आपका क्या है? H+ इन्वॉल्व है, राइट? एसिडिक मीडियम मान के चलिए। तो बोलो भाई, इस तरफ कितना चार्ज? 10 हो गया पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव। इस तरफ कितना चार्ज? 15 और 2 17। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपके हाथ में H+ है। किधर H+ ऐड करें? और कितना? 8H+। अब चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर का हेल्प लेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है? 4। तो इस तरफ कितना करेंगे? और ऑक्सीजन नंबर मेथड का खासियत था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने का अलग से एफर्ट लगाने का रिक्वायरमेंट। देखिए तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो चार्ज को किससे बैलेंस किए हैं? H+ के हेल्प से, राइट? और जिस तरफ रिक्वायरमेंट था उतना उस तरफ मैंने H+ डाल दिया। और अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का हेल्प लेते हैं। तो इस तरफ कितना ऑक्सीजन है? 4। इस तरफ 0 था, तो इस तरफ कितना ऑक्सीजन कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे? 4H2O। और ड्रॉपर बैच में आपको सिखाऊंगा बैलेंसिंग। अभी के बस इस एग्जाम्पल क्लिक कर लीजिए, ठीक है? प्रॉपर उसमें 4-5 स्टेप है, इन बहुत आसान है। चलिए, क्या थर्ड का सेकेंड सेल रिएक्शन लिख सकते हैं? ए
थर्ड का फर्स्ट। आपको लगता है कि इनडायरेक्टली रिडॉक्स का भी हो जाएगा क्वेश्चन? मेनली तो रिडॉक्स, इनडायरेक्टली क्या, मेनली रिडॉक्स का ही क्वेश्चन हो गया है। दो इलेक्ट्रॉन का लॉस सही है यहाँ पे, एंड RHR Cr2O7 बोलो भाई, Cr2O7 में सिर्फ किसका चेंज हो रहा है? क्रोमियम का। और क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। तो +12 था, +12 से +6 हो गया है, 3 2 6, राइट। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब क्या करना है स्टूडेंट, किसमें कितना से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 कॉपर प्लस Cr2O7 2 माइनस कन्वर्टेड टू 3 कॉपर 2 प्लस 2 Cr3 प्लस। बिफोर बैलेंसिंग द ऑक्सीजन चार्ज शुड बी बैलेंस्ड। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए मीडियम आपका एसिडिक है, H+ का हेल्प लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज? 2 यूनिट नेगेटिव। राइट हैंड साइड में कितना चार्ज? 6 और 6 12 यूनिट पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 12 यूनिट पॉजिटिव होना पड़ेगा। कितना H+ को ऐड किया जाए? 14 H+। क्या बैलेंस हो गया चार्ज? नाउ आफ्टर बैलेंसिंग द चार्ज, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसका हेल्प लेना है? वाटर मॉलिक्यूल्स का। और जिस तरफ ऑक्सीजन डिफिशिएंट रहेगा उस तरफ उतना वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देना है। तो इन लेफ्ट हैंड साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? 7। राइट हैंड साइड में 0। तो राइट हैंड साइड में कितना वाटर? और इस मेथड की खासियत ये रहा है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते आपको हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट रुकना है सबको। यहाँ देखो भाई, ये सेल डायग्राम देकर 1 मिनट यहाँ रुक जाइए। सेल डायग्राम दिया रहेगा और तब आपको ई सेल का फार्मूला लिखना रहेगा। ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF log Q। तो नहीं लगता सेल डायग्राम देने के बाद आपको ई सेल खुद से लिखना पड़ेगा। विदाउट राइटिंग डाउन द ई सेल क्या आप रिएक्शन क्वेश्चन लिख पाओगे? और ई सेल शुड बी बैलेंस्ड। तो ऐसे भी आपको बार बार चाहिए होगा, इस वजह से मैं थोड़ा प्रैक्टिस करवाया हूँ, आपको फैमिलियर करवाया कि इसे लिखने के लिए आपका सेल रिएक्शन शुड बी अनबैलेंस्ड या बैलेंस्ड? बैलेंस्ड। और 1 मिनट, इतना तो 1 मिनट रुकना है भाई। सेल एक यहाँ देखना है, इवन इफ H+ इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडॉक्स, चाहे यहाँ या वहाँ, बट H+ का कॉन्सेंट्रेशन ई सेल को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? रिएक्शन क्वेश्चन में आएगा तो जो भी आयन रिएक्शन क्वेश्चन में आ रहा है, चाहे उसका वो रिस्पॉन्सिबल हो या ना हो, वो ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा। तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है और इस पर आप लोग याद कीजिएगा या आप लोग को याद करवाएंगे। आपको 1 साल पहले कुछ पढ़ाए थे कि इसको मैं न्यूमेरिकली प्रूफ कर दूंगा कि KMnO4 का सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्साइड एसिडिक मीडियम में होता है, उसके बाद न्यूट्रल, और उसके बाद बेसिक। मतलब जहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो उसको यहाँ पे मैं मोटा मोटी 5 टाइम्स बोले थे, वो तो यहाँ पे प्रूफ करेंगे। इसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है तो यहाँ पे न्यूमेरिकली भी प्रूफ कर दूंगा कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। इसलिए सेल डायग्राम से क्या करना पड़ेगा? सेल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तब वहाँ से Q लिखेंगे, रिएक्शन
क्वेसेंट। समझ में आ गया है? अब बोर्ड में वही पूरा बैलेंस करने के बाद कीजिएगा। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो प्रॉपर बना कर आना है, शॉर्टकट नहीं लेना है भाई, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। समझे? चलिए, क्योंकि स्कूल का टीचर तो ये आपको फोकस करेंगे नहीं, वो तो डायरेक्ट आसान वाला एग्जाम्पल लेते रहते हैं, पता ही नहीं चलेगा वहाँ पे कि कैसे बैलेंस होगा, कैसे क्या होगा। क्वेश्चन 4 बहुत आसान है, बन गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोग पर छोड़ दे रहा हूँ और हेडिंग बनाइएगा, अ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ देखना है स्टूडेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसका क्या होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा? वेरी गुड, उसका खुद का रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, तो दूसरे को क्या करवाएगा? वेरी गुड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास कौन सा पावर? ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पावर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, उसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी खुद का ज़्यादा, तो दूसरे को क्या करवाएगा? दूसरे को ऑक्सीडेशन करवा देगा, राइट। और दूसरे के लिए जो काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रहेगा, तो नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसके पास दूसरे के लिए कौन सा पावर? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग पावर इनवर्सली या डायरेक्टली? डायरेक्टली रहेगा। एक लाइन लिखिए स्टूडेंट, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, higher the value of reduction potential, more is the tendency of substance, more is the tendency of substance to accept electron, acceptor से accept। यहां देख लेना है, more is the tendency of substance to lose the electron or accept the electron, gain of electron, and hence to accept the electron। एक्सेप्शन वाला एक्सेप्ट नहीं भाई, एक्सेप्टर वाला एक्सेप्ट। इसमें थोड़ा डाउट होते रहता है मुझे, इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ। आप लोग को भी होता है? क्या लिखे हैं? या सेंटेंस से पता चल जाता है, मीनिंग से पता चल जाता है? ओके, थोड़ा थोड़ा कहीं पे है टू स्ट्रेस देना पड़ता है इसमें, नहीं? और टू इंग्लिश का बड़ा गेम है भाई, इसमें फंसते रहते हैं। अब मेरे साथ और प्रॉब्लम है, मेरे साथ कुछ वर्ड ऐसा है ना जिसका मैं सही से उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, और जिसका उच्चारण नहीं कर पाता उसका इंग्लिश वाला भी नहीं बोल पाता हूँ। क्या बोलते हैं उच्चारण को इंग्लिश में? कहीं कहीं पे फंस जाते हैं। इसके लिए मेरा बहुत जगह मजाक भी उड़ा है, बट उसको मैं हंस कर टाल देता हूँ। जो मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, कभी कभी तो कुछ चीज़ें जानबूझ कर लोग भूलना चाहता है। जैसे मैं साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन बच्चों से पूछते रहता हूँ, बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन मैं करता हूँ, बट साइन और कॉस में जो माइनस वाला किस में होता है वो जानबूझ के क्या होता है ना, जानबूझ के भूलते हैं। इसी बहाने बच्चों का भी होता रहेगा। हाँ, तो कहाँ पे थे? टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस हायर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ सब्सटेंस, हेंस द हायर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ सब्सटेंस, ब्रैकेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल
क्या मैंने सही लिखा? रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ कौन सा एजेंट? इसी का बात कर रहे हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो उसका नाम, उसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन। तो नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस उसके पास पावर कौन सा रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर। चलिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल का रिड्यूसिंग पावर के साथ क्या रिलेशन रहेगा? ये तो सिंपल सा लॉजिक नहीं, इसके साथ अगर डायरेक्टली तो इसके साथ क्या हो जाएगा? इनवर्सली। अब बोलो भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब खुद का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज़्यादा, और खुद का ऑक्सीडाइजेशन का टेंडेंसी ज़्यादा, तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? तो दूसरे के लिए कौन सा एजेंट? तो उसके पास कौन सा पावर? तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और किसके साथ इनवर्सली रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ चलो भाई, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। मैं बोल दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 AIT का प्रॉब्लम है, 2 का 2, लेकिन 2 का पहले 1 बनाइए। बढ़िया क्वेश्चन, दोनों बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट।
इन सब में सबसे ज़्यादा आरपी का वैल्यू किसका? प्लस 0.77। तो सबसे ज़्यादा इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इस सेल का है, इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा रिडक्शन होने का चांस यहाँ पर रहेगा। बट यहाँ पे भी किसका रिडक्शन होने का चांस रहेगा? Fe3+ का, राइट। इसका मतलब Fe3+ का रिडक्शन होने का टेंडेंसी इन सब में, इसका भी रिडक्शन दिखाए हैं। बोलो हाँ भाई। जिसका रिडक्शन होगा उसी का नाम तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। तो Zn2+, Cr3+, Fe3+ और Cu2+, जितना भी इस रिडक्शन पोटेंशियल में हम लोग रिडक्शन से का प्रोसेस दिखाते रहते हैं, सब में सबसे ज़्यादा रिडक्शन होने का टेंडेंसी किसका है? Fe3+ का। जिसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, उसका नाम क्या? उसके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन रहेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें रहेगा Fe3+। क्या आप लोग का इससे आंसर मैच किया है? अब बोलो भाई, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी किसका? गलत आंसर है। मैं पूछ रहा हूं सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी किसका रहेगा? Zn2+ या Zn? अगर थोड़ा भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो इस आरपी को ओपी के टर्म में लिख लीजिएगा। थोड़ा भी अगर कन्फ्यूजन होता है ना तो क्या करना है? यस, ऐसे Zn से Zn2+। लगता है कि आप सही से नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ऐसे लिखा कीजिएगा। ऑक्सीडेशन वाला स्टेप दिखाना है, राइट। E0 Fe2+ से Fe3+। नहीं तो इसमें भी मार्क्स कट जाएगा। सर मैं तो जिंक ही बोल रहा था। जिंक में जिंक का 0 और जिंक Zn2+ दोनों अलग अलग है, राइट। इसलिए सिर्फ जिंक से काम नहीं चलेगा, नहीं तो डिप्लोमेटिक आंसर रहेगा। Cu से Cu2+ वैल्यू कितना होगा? 0.76 प्लस 0.76 प्लस 0.74 माइनस 0.77 और माइनस 0.34। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी Zn का, और जिसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, वो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट Zn2+ बोले या Zn बोले? Zn बोलेंगे। तो ये नीट का क्वेश्चन में आ सकता है। अब सेकेंड क्वेश्चन बनाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेकेंड को 2-3 बार पढ़िए पहले। आप इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन का थीम समझ में आ गया है? सेकेंड क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से बनाइए। तो हाफ रिएक्शन तो दिया हुआ है। यूज दीज
ऑब्जर्वेशन टू राइट इक्वेशन फॉर ईच हाफ रिएक्शन। ओके ओके ओके। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। ओके क्या क्या नाम है स्टूडेंट? x2/2, अच्छा x2/2 Z2 एंड W2, यही तो बोला गया है। डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मोनोटोमिक है डायटोमिक। और एक क्या बना रहा है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, सिंगली चार्ज। अगर Y आयंस में जाएगा तो 2Y माइनस, Z अगर आयंस में जाएगा तो 2Z माइनस, और 2W। ये हाफ रिएक्शन सबका है। अब 1 मिनट, और ये सबका रिडक्शन का स्टेप दिखाया हुआ है। ये सबका क्या दिखाया हुआ है? EX2 कन्वर्टेड इनटू व्हाट? X माइनस, ये कौन सा वैल्यू है? R पे। E/2 कन्वर्टेड इनटू Y माइनस, EZ2 कन्वर्टेड इनटू Z माइनस, EW2 कन्वर्टेड इनटू W माइनस। तो 1 मिनट, रिडक्शन होगा तो किसका होगा? आयंस का होगा या मॉलिक्यूल्स का होगा? वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। रिडक्शन किसका होगा? मॉलिक्यूल्स का। चलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा या मैं सॉल्व करूँ? चलो भाई, यहाँ देखिएगा। अब बात मत कीजिए स्टूडेंट प्लीज। एक मिनट। अगर ए रिएक्शन राइट हैंड डायरेक्शन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में? इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड बैकवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल नहीं है। बोलो भाई हाँ। अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, डेटा के अकॉर्डिंग तो यही बात है। अगर इस डायरेक्शन में देखो यहाँ भाई सब लोग, अरे लेफ्ट से राइट होगा तो लेफ्ट से राइट अगर होने के टाइम पे Y2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेफ्ट से राइट के लिए Y2 क्या है? और अगर राइट से लेफ्ट होता तब X2 सॉरी, और लेफ्ट से राइट होता अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता? इस केस में लेफ्ट से राइट के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बोलिए Y2। और राइट से लेफ्ट अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहता तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहता? लेकिन लेफ्ट से राइट नहीं हो रहा है, राइट से लेफ्ट नहीं हो रहा है, लेफ्ट से राइट हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर X2 से ज़्यादा है। लॉजिकल बात यह है ना भाई, इसका अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा रहता तो रिएक्शन को बैकवर्ड भेज देता, लेकिन रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है। सही है ना? इसका ऐसे भी देख लीजिए ना, Y2 से Y माइनस बनने का, यहाँ डिस्कस मत कीजिए, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। और जो इससे जिस थीम से समझा रहे हैं वैसे ही सोचिएगा, कभी कभी आंसर उल्टा पुल्टा करके नहीं लाना है। Y2 से Y माइनस बनने का टेंडेंसी और X2 से X माइनस बनने का टेंडेंसी, किसका ज़्यादा चांस है? क्योंकि बैकवर्ड में तो हो नहीं रहा रिएक्शन, राइट? इसका मतलब Y2 से Y माइनस बनने का चांस ज़्यादा है, इसका मतलब इसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा है। मतलब इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा? तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग को मिला Y2 ग्रेटर देन X2, कौन सा ऑर्डर?
ऑक्सीडाइजिंग पावर। करेक्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन, ये है इक्वेशन ए का एनालिसिस। सेकेंड इक्वेशन में स्टूडेंट 2y माइनस प्लस y2, अगर रिएक्शन होता भाई तो क्या होता? रिएक्शन होता तो ये होता, बोलिए हाँ। बट ये रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं हुआ है, नो रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन किधर हो सकता था? जो फॉरवर्ड के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड के लिए उसको क्या मानिए? स्पॉन्टेनियस। तो ए नहीं हो रहा है और ए डायरेक्शन में हो रहा है, तो अब बोले किसका पावर ज़्यादा है? W2 ग्रेटर देन व्हाट? Y2। कौन सा पावर? ऑक्सीडाइजिंग पावर। करेक्ट है, तो B से हम लोग को ये मिल गया। अब C 2z माइनस प्लस x2 कन्वर्ट इनटू 2x माइनस अब प्लस z2। फॉरवर्ड में हो रहा है तो बैकवर्ड में नहीं हो रहा है, ये मानिए। तो बोलिए इस इक्वेशन से किसका पावर ज़्यादा? x2 ग्रेटर देन z2। तो आपके पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों के हेल्प से सबका ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताइए। W2 ग्रेटर देन और y2 ग्रेटर देन x2 और x2 ग्रेटर देन यस ये किसका ऑर्डर हो गया? ऑक्सीडाइजिंग पावर का। इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था? करेक्ट है ना? ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and W2 not W minus, W2 is the strongest oxidizing agent। अब बताइए यहाँ से रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका क्या नाम रहेगा? यहाँ देखो भाई x माइनस से x2, इस x माइनस का ऑक्सीडेशन, और y माइनस से y2, y माइनस का ऑक्सीडेशन, बट x माइनस से x2 होने का टेंडेंसी ज़्यादा है, अब y माइनस से y2 होने का टेंडेंसी कम है, तभी तो फॉरवर्ड में हो रहा है, बैकवर्ड में नहीं हो रहा है। यहाँ से अगर रिवर्सेबल रिएक्शन रहता तो रिवर्सेबल रिएक्शन के टाइम पे इसका ऑक्सीडेशन होता और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए इसका ऑक्सीडेशन होता, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए इसका ऑक्सीडेशन होता, राइट? बट किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है? x माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, y माइनस का ऑक्सीडेशन, तो किसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा है? इसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब इसका कौन सा पावर ज़्यादा? तो x माइनस ग्रेटर देन y माइनस, क्या बोल सकते हैं? किसका ऑर्डर? रिड्यूसिंग पावर का, लिख लीजिएगा। इसमें देखिए y माइनस से y2 बन रहा है बट w माइनस से w2 नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि y माइनस से y2 बनने का टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब y माइनस को ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज़्यादा है। तो इसका y माइनस और w माइनस में किसका पावर ज़्यादा रहेगा? y माइनस ग्रेटर देन व्हाट? कौन सा पावर? खुद का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो रिड्यूसिंग पावर। ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? z माइनस से z2 हो रहा है बट x माइनस से x2 नहीं हो रहा है, मतलब z माइनस x माइनस, ये किसका ऑर्डर है? तो भाई फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स को मिलाकर रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर निकालिए। z माइनस ग्रेटर देन x माइनस ग्रेटर देन y माइनस ग्रेटर देन w माइनस, सही है? रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन? z माइनस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत लॉजिकल था, बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप के थीम पे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सबको सॉल्यूशन समझ में आ गया भाई? चलिए, इसको हटाया जाए एवरीवन।
हो गया। लिखिए कौन सा इक्वेशन। यस, इस पे तो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा भाई। अब ब्रैकेट में लिखेगा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन सेल ईएमएफ, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन सेल ईएमएफ। अब यहां देखो भाई, आप कैसे पहचानेंगे किस सेल किस बैटरी पे वर्क डन बाय बैटरी हो रहा है या वर्क डन ऑन द बैटरी हो रहा है, आप कैसे पहचानते हो? हाँ तो बताइए। हाँ तो यही कैजरिंग का डायरेक्शन कैसे है? अगर करंट निगेटिव टर्मिनल में इन कर रहा है और पॉजिटिव से आउट हो रहा है तो होता है वर्क डन बाय द बैटरी। दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। और हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, चार्जिंग पढ़ रहे हैं, डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं। यस, और वर्क डन यहाँ देखिएगा, सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, तो इसमें बैटरी वर्क करता है। कौन वर्क करता है? और अगर सिचुएशन ऐसा रहता है तो वर्क डन ऑन द बैटरी। मतलब चार्ज पे लगा कर छोड़ दिए हैं, एनटीपीसी से करंट आ रही है, वो काम कर रहा है, तो ये हो गया वर्क डन ऑन द बैटरी, ये हो गया वर्क डन बाय द बैटरी। और वर्क डन बाय द बैटरी या ऑन द बैटरी दोनों का फार्मूला सेम ही है। क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू व्हाट? क्यू ई सेल। W इक्वल टू व्हाट? यहां तक आइए। एक किसके लिए फार्मूला है स्टूडेंट? बाय द या ऑन द, या दोनों के लिए? ये दोनों के लिए है, क्यू इंटू व्हाट। लेकिन इस फार्मूला में एक चीज़ हम लोग मान के चल रहे हैं कि मेरा ईएमएफ कांस्टेंट है, बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ओके एवरीवन। यहां देखना है, फाइंड द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मच? रटे हुए हैं, मल्टीप्लाई तो किए नहीं होंगे। राइट, तो मैं भी रटा हुआ ही हूँ। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड बाई नहीं 1.66 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम इंटू एन 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हो जाएगा, बोलिए
956 या 965? 965 कूलम। और आज के बाद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नाम देते हैं 1 फैराडे। क्या देते हैं? फैराडे के ऑनर में। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? 1 फैराडे। करेक्ट है? बात नहीं करना है। ये तो कंप्लीट सेल है। इसमें कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है? अब बैलेंस भी है। बैलेंस्ड सेल इक्वेशन है। तीन बैलेंस सेल इक्वेशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स, अगर ये मेरा 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, करेक्ट, जो कोफिशिएंट है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज? क्योंकि रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे, Zn2 प्लस और डिवाइड बाय Cu2 प्लस, करेक्ट। और जो सॉलिड रहता है उसका एक्टिविटी 1 मानते हैं। तो इस रिएक्शन कोएफिशिएंट के लिए इस कंप्लीट रिडॉक्स में हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज? 2, करेक्ट। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज रहेगा? n कितना है? बोले n है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। लॉस या गेन या एक्सचेंज? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन्हें बैलेंस इक्वल कितना है? 2। तो इसमें इतना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करने के लिए, इस एक्सचेंज होने के लिए बैटरी ने कितना काम किया होगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन को पास किया होगा, राइट। इसके वजह से उतना करंट पास हुआ होगा। तो क्या यहाँ पे टोटल चार्ज के लिए 2F कर दें? 1 फैराडे चार्ज या 2 फैराडे चार्ज, राइट। इसी को कॉन्स्टेंट NF लिखें, जहां पे N क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा बोलिए, इन्हें बैलेंस सेल रिएक्शन, करेक्ट। तो किसी भी बैलेंस सेल रिएक्शन में जिस बैलेंस करने के बाद जो हम लोग ऑब्जर्व करें कितना नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, तो उस टाइम पे वर्क डन बाय बैटरी के लिए तो हम लोग का ये फॉर्मूला ये है, और Q के बदले कितना पुट कर देंगे? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वर्क डन बाय बैटरी के लिए क्या लिख सकते हैं? NF ई सेल। NF, जहां पे NF क्या है? चार्ज, करेक्ट। चार्ज है वो इस बैलेंस इक्वेशन के लिए। इस यहां तक किसी को प्रॉब्लम एवरीवन? इसका मतलब वर्क डन बाय द बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या वर्क डन ऑन द बैटरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंट फार्मूला रहेगा, सेम फार्मूला रहेगा? सेम फार्मूला। जहाँ पे n को याद रखिएगा, n क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ओके, इसको हटाएं। और कोई भी बैटरी अगर आपके लिए काम कर रहा है, यहाँ देखना है भाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लास्ट बेंच, कोई भी बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल से अगर आपके लिए काम कर रहा है, मतलब आपको बिजली प्रोड्यूस करके दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। केमिकल रिएक्शन क्या रहेगा? इंडोथर्मिक इन नेचर या एक्सोथर्मिक नेचर। आप ऐसा बैटरी बनाना पसंद करेंगे जिसको काम करने के लिए आप ही को हीट करना पड़ रहा है, राइट। और अगर आपका केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम रहेगा और रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट के पास एनर्जी, फ्री एनर्जी कम रहेगा, फ्री एनर्जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और रिएक्टेंट के पास फ्री एनर्जी ज़्यादा रहेगा, तो चेंज इन फ्री एनर्जी निगेटिव होगा। समझ में आ गया? तो मान लेते हैं कि मेरा कोई एक रिएक्शन है
ए बी बी कन्वर्टेड टू सी सी प्लस डी डी, करेक्ट। और ये है कंप्लीट सेल रिएक्शन, बैलेंस सेल रिएक्शन, और इसका डेल्टा जी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, करेक्ट। वजह इस रिएक्शन को किस नेचर का होना पड़ेगा, और एक्चुअली तो सर डेल्टा जी के टर्म में काम क्यों कर रहे हैं, डेल्टा जी के टर्म में काम कर रहे हैं क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में स्पॉन्टेनिटी के लिए या तो हम लोग डेल्टा एस टोटल के टर्म में काम करते हैं, तो डेल्टा जी के टर्म में काम करते हैं, करेक्ट। इसलिए मैं डेल्टा जी ले रहा हूँ। और अगर मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है तो सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, करेक्ट है ना। ऐसा हम लोग बात थर्मोडायनामिक्स में किए हैं और ऐसा हम लोग बात थर्मोडायनामिक्स में करेंगे, जब द्रॉपर बेस को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। बट अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि ऐसा होता है, कोई भी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक नेचर का है तो उसका फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट का शुड बी लेस देन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड, तो डेल्टा जी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अब एक मिनट, लॉस ऑफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लॉस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आइडियल सिचुएशन सोचते हैं और हीटिंग इफेक्ट का तो नहीं इग्नोर करते हैं, तो जन अगर बैटरी हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो लॉस इन गिब्स फ्री एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, वर्क डन बाय बैटरी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ, लिखिए एक लाइन, इस इक्वेशन को लिख लीजिएगा स्टूडेंट, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी loss in Gibbs free energy, loss of Gibbs free energy of electrochemical cell must be equal to work done by battery, must be equal to work done by battery। और लॉस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब यहां देखना है सम ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल माइनस फाइनल। कोई भी रिएक्शन हो रहा था उसका इनिशियल होता है रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसका इनिशियल क्या होता है, रिएक्टेंट, और फाइनल क्या होता है, प्रोडक्ट। तो सम ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी, करेक्ट है। और इस पूरे को क्या बोल सकते हैं, माइनस डेल्टा जी, बोलिए हाँ, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले बाद में, और फाइनल माइनस इनिशियल को बोलते हैं चेंज इन एनर्जी, क्या बोलते हैं, चेंज ऑलवेज क्या था, फाइनल माइनस, तो माइनस इसी के बदले क्या माइनस डेल्टा जी लिखे, इक्वल टू एन एफ ई सेल, बोलो भाई हाँ। तो डेल्टा जी इक्वल टू कितना, ठीक है। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो ये फार्मूला कहाँ से आया है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ देखना है, अगर डेल्टा जी नॉट रहता यहाँ पे नॉट, तो यहाँ भी नॉट रहेगा, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस एन एफ, यहाँ तक आ जाइए। इसको हटाया जाए, हो गया एवरीवन, हाँ।
यस नहीं, मैंने चार्ज का यूनिट फैराडे नहीं लिया, मतलब मैंने बोला 1 फैराडे इक्वल टू कितना चार्ज। एक स्टूडेंट का डाउट है कि सर कैपेसिटर का यूनिट भी तो फैराडे ही लिखते हैं। उनको बहुत सारा इनका ऑनर दिया गया है, उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो उन्होंने कैपेसिटर के लिए भी काम किया होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उन्होंने डिफाइन किया बाय लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो वैसे ही 1 फैराडे इक्वल टू चार्ज के टर्म में चार्ज को भी हम लोग फैराडे के टर्म में इंडिकेट करते हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को भी हम लोग। तो यहाँ पे 1, लेकिन अगर कोई पूछेगा 1 फैराडे इक्वल टू व्हाट, तो 1 फैराडे जब भी पूछेगा तो मतलब चार्ज पूछना चाह रहा है, और कैपेसिटेंस के लिए नहीं पूछ रहा है। 1 फैराडे इक्वल टू कोई नहीं पूछेगा कि हाँ 1 फैराडे मतलब कितना कैपेसिटेंस। तो 1 फैराडे का मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या आए तो पता चलेगा ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, वो भी देख लीजिएगा। एनीवे, अब बोलो भाई, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ, देखिए फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स डेल्टा जी इक्वल टू इस सबको पता होगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या होता है, यहां से ही तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे। तो फ्रॉम ए इक्वेशन, ये नहीं पूछना कहां से आया है, अभी के लिए रट जाइए कैसा इक्वेशन होता है। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, जहाँ पे क्यू क्या है, रिएक्शन क्वेसेंट, अनबैलेंस या बैलेंस का, किसका, सेल रिएक्शन का। जहाँ पे तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। और क्या डेल्टा जी के बदले ये लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नोट के बदले माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, जहाँ वेयर क्यू इज रिएक्शन क्वेसेंट। इन अनबैलेंस का या बैलेंस का, बैलेंस का। आप माइनस एन एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस एन एफ, डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस एन एफ, तो क्या नजर आएगा, ई सेल इक्वल टू, बोलिए, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। यही इक्वेशन है आप लोग का फेवरेट नस्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन कहाँ से डिराइव किया गया है, बोले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, ठीक है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अब मोल ना बोल के इलेक्ट्रॉन ही बोलने से काम चल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब 2 मोल हो रहा है। तो यहाँ पे एन है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, आई एफ क्या है 1 फैराडे, और क्यू क्या है बैलेंस। एक मिनट, यहाँ देखो भाई, ये केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक का क्यूसी और एक क्यूसी और क्यूपी वाला नहीं है, यह स्पेशल टाइप का रिएक्शन क्वेसेंट है। जनरली हम लोग क्या करते थे, केसी तो सबको कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करते थे और केपी तो प्रेशर में, बट यहाँ पे जो रिएक्शन क्वेसेंट है वो अलग टाइप का है, स्पेशल टाइप का। कैसा स्पेशल टाइप का, सेल रिएक्शन में अगर जो एज आयन के फॉर्म में है उसको इसमें, कहने का मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो भाई, देखिए तो बैलेंस है, तो रिएक्शन क्वेसेंट के लिए Zn2 प्लस, और यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 लिखेंगे। सेम रिएक्शन क्वेसेंट में कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा, आयन रहेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, और गैस रहेगा तो उसका प्रेशर, करेक्ट। और प्रेशर शुड बी इन
ATM और डिवाइडेड बाय, करेक्ट है। तो इसमें अगर कोई गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर इन ATM लिखना है, और आयन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट करना है। यही इसका खासियत था इस रिएक्शन क्वोशेंट का, करेक्ट है। ऐसा काम हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं करते हैं। Kc तो कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो वैल्यू लेते हो कौन Kc किसके टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, Kp तो बट यहाँ पे दोनों मिक्स करके, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये इक्वेशन किसके लिए दिए हैं, हाफ सेल के लिए या फुल सेल के लिए, और स्पेशल केस एट 25 डिग्री से। यहाँ देखो भाई, अच्छा इसमें कंफ्यूजन है, आर का वैल्यू किस में, मुझे एट 25 डिग्री से ये वैल्यू निकालना है। तो आप लोग भी रटे होंगे 0.951 कितना लिखते हैं, सॉरी 0.591, इसका वैल्यू एट 25 डिग्री से, वही तो मैं बोल रहा हूँ 0.0591, उसको राउंडिंग 0.6 भी कर देते हैं, 0.06। एनीवे, तो इसमें जब वैल्यू निकालते होंगे उसमें आर का वैल्यू क्या पुट करके निकाले हैं, तो इसमें आर का वैल्यू शुड बी इन जूल। क्या रहेगा, वजह एक कूलम में है, एसआई सिस्टम में, चार्ज किस में ले रहे हैं, एसआई सिस्टम में ले रहे हैं, और तो जब ए एसआई सिस्टम में है तो आर का वैल्यू भी किस में लेंगे, एसआई। ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं सर ये इसको भी रट गए थे, पक्का रटे हो भाई। 0.0591 रटे हुए हैं, तो आज के बाद रटे हुए भी हैं, समझे हुए भी हैं। आर का वैल्यू इसमें किस में रहेगा, 8.314। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n। और यहाँ देखना है, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि राउंडिंग करके, तब तक आप यही वैल्यू लिखिएगा बोर्ड में। बोर्ड में तो मैं सजेस्ट करूँगा यही वैल्यू लिखिएगा। अब बाद में अगर 25 डिग्री रहेगा टेम्परेचर, तो उसको वहाँ से यहाँ आना है। यह स्पेशल केस है, टेम्परेचर अलग से क्या यही वैल्यू रहेगा या अलग वैल्यू हो जाएगा। और नेक्स्ट इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, ई सेल कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, और अगर गैस है प्रेशर। करेक्ट है, इन तीनों बात पे ई सेल डिपेंड करेगा। यहाँ देखो भाई, मान लेते हैं स्टूडेंट कि मेरे पास एक कोई रिएक्शन है, और इसका ई नोट सेल दिया हुआ है, एक गिवन है, बस 2 मिनट और। इसका ई नोट सेल इज ऑलरेडी गिवन, और सबका ABCD का सबका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, और सेम रिएक्शन है तो ई नोट सेल तो दिया हुआ ही है, राइट। टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे हैं। मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज n है, कितना है n। मेरा क्वेश्चन है कि इस पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ई सेल वही रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। इफ बैलेंस सेल रिएक्शन को कंप्लीटली 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, किसी सर्टेन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें विदाउट चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, तो ये ई सेल जो आएगा वो सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। क्यों चेक करते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां देखो भाई, इस केस में क्या लिखेगा, C के पावर C, D के पावर डिवाइड बाई, सही है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है, n।
लिखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 2.303 RT/N F log C के पावर C, D के पावर D, A के पावर A और B के पावर B। एग्री? अब एक काम करो भाई, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तब इसका रिएक्शन क्वेश्चन कितना रहेगा? इस और क्यू नाम दिए थे, क्यू स्क्वायर बन जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना? 2n। तो ई सेल के लिए क्या लिखेंगे? ई नोट सेल माइनस NF या 2NF, और क्यू के बदले क्यू स्क्वायर कर दें। क्यू डैश इक्वल व्हाट? क्यू स्क्वायर। A2 यहाँ आ जाएगा, H2 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? ये 2 यहाँ आकर क्या हो जाएगा? डिफरेंट वैल्यू जा रहेगा, सेम वैल्यू? सेम वैल्यू जा रहेगा। यही प्रूफ करना चाह रहा था मैं। इसका मतलब कोई अगर आपको क्वेश्चन पेपर में बैलेंस सेल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, देन विदाउट चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस इक्वेशन को अगर किसी दूसरे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे थ्रू आउट, तो ई सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो समझाए हैं उसको खुद के लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास ऐसे आप लोग चाहेंगे तो ट्राई करके आ सकते हैं। एक्सरसाइज 3 का सारा क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन पे है। नेक्स्ट क्लास में पहले इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको ट्राई करके आना है 1 से 5। एक्सरसाइज 3 का ऑल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नस्ट इक्वेशन। बट नेक्स्ट क्लास में मैं जैसे आपको कंप्लीट सेल के लिए नस्ट इक्वेशन दिया हूँ, वैसे ही हाफ सेल के लिए भी दे दूंगा। और हाफ सेल में 2 ही टाइप को देना रहेगा ना, कैथोड का और एनोड का। आज का इतना ही।